सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा था? N2। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 3 टाइप के होते हैं, टाइप 1 2 3। कौन सा बायोटेक में यूज होता है? टाइप 2। जो टाइप 2 होता है ये कौन से साइट्स को रिकॉग्नाइज करता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को। और ये प्रोकैरियोट में होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम? प्रोकैरियोट में तो होते ही है ना। यूकैरियोट में किसके अगेंस्ट इवॉल्व हुए थे प्रोकैरियोट में? वायरस के अगेंस्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। द नोमेनक्लेचर, कैसे इनको नेम करते हैं? से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एनसीईआरटी में एक ही एग्जांपल है, इको R1। ठीक है, इसका पैलिंड्रोम साइट का बताना कौन सी थी? GAATTC। बिल्कुल सही। तो इसे, इसका जो सोर्स बैक्टीरिया है जिससे ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट हुआ, वो सोर्स बैक्टीरिया है वो एस्चेरिशिया कोलाई, ई कोलाई। तो जो ई कोलाई है, यहीं से इसका नोमेनक्लेचर आया एंजाइम का। जैसे सबसे पहला जो लेटर है, फर्स्ट लेटर, वो क्या है? फ्रॉम जीनस ऑफ बैक्टीरिया। जीनस से आया सबसे पहला लेटर। अब देखो साइंटिफिक नेम इटैलिक्स में लिखा जाता है, तो ये जो कैपिटल ई है ये भी इटैलिक्स में होगा। और साइंटिफिक नेम में जीनस कैपिटल से स्टार्ट होता है ना, इटैलिक्स एंड कैपिटल। इटैलिक्स एंड कैपिटल। दूसरा है यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड जो लेटर है,
वो किससे आया? फ्रॉम स्पीशीज नेम। स्पीशीज का नेम स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, लेकिन इटैलिक्स तो होता है, इटैलिक्स एंड स्मॉल। तो वहां से ये वर्ड आ गया इको। ठीक है, आर क्या है यहाँ पर? आर है इसकी, इसका स्ट्रेन नेम, फोर्थ लेटर जो है वो है फ्रॉम स्ट्रेन नेम। जो स्ट्रेन का नेम है, जैसे इस बैक्टीरिया की जो स्ट्रेन यहाँ पर होती है, इस बैक्टीरिया की जो स्ट्रेन यहाँ पर है वो है RY13। RY13। तो उस स्ट्रेन से जो कैपिटल आर है वो आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो बन गया ये कैपिटल आर। Y13 को नहीं लिया। अब मान लो जरूरी नहीं है कि स्ट्रेन का नेम हमेशा कैपिटल में हो, तो स्मॉल लेटर में भी होता है। ठीक है, तो वो स्मॉल लेटर से भी आ सकता है। आखिरी क्या है? फिफ्थ नंबर एक, रोमन नंबर रिप्रेजेंट्स ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी ऑफ एंजाइम फ्रॉम बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया से एंजाइम की डिस्कवरी के ऑर्डर को बताता है कि सबसे पहला एंजाइम कौन सा था, दूसरा कौन सा था, उसको रोमन नंबर से रेफर करते हैं, 1 2 3 4 5 सो ऑन। जैसे इको R1 जो होगा, ये पहला एंजाइम होगा जो इस स्ट्रेन से मिला होगा, RY13 स्ट्रेन से। ये फर्स्ट एंजाइम होगा, इसलिए 1 बोल दिया। एक मैंने इको R5 भी लिखवाया था, तो मतलब कोई दूसरे एंजाइम्स भी मिले होंगे, इको R2 भी मिला होगा, 3 भी मिला होगा। अब जरूरी थोड़ी ना है कि हर एंजाइम जो मिल रहा है वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो सकता है कोई दूसरा एंजाइम भी मिल रहा हो, उसको नेमिंग तो लेकिन इसी ऑर्डर में करेंगे हम। अब उनमें से कुछ होंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो बायोटेक में यूज होंगे, बाकी नहीं होंगे। आया समझ में? तो इसी बेसिस पर फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हाइंड 2 था। अब उसके और उसके नंबर में 2 आ रहा है, मतलब हाइंड 1 भी होगा कोई एंजाइम, लेकिन वो क्या नहीं होगा, वो बायोटेक वाला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं होगा। आगे ना समझ में? इसलिए 2 जो है वो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया, हाइंड 2। ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी उसकी सेकंड नंबर पे थी। नेक्स्ट, देयर आर about 230 restriction enzymes, 230 restriction enzymes discovered from, अरे उल्टा लिखवा दिया, इसमें लिखो देयर आर अबाउट 900 restriction enzymes discovered from 230 bacterial strains, बैक्टीरियल स्ट्रेन्स। स्ट्रेन समझते हो? तो 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन से कितने एंजाइम मिले हमें? 900। तो मतलब एक स्ट्रेन से एक से ज्यादा भी मिला होगा। जैसे एक एग्जांपल तो यही हो गया, इको R1 और इको R5 इसी स्ट्रेन से मिलेगा, RY13 स्ट्रेन से। तो मतलब ऐसा भी होता है कि एक बैक्टीरिया से हमें एक से ज्यादा टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मिल जाए। इनमें से कुछ के एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे, कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं, कुछ के एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कर लिया ये नोट? एक टेबल बनाएंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का।
पैलिंड्रोमिक साइट को रिकॉग्निशन साइट भी बोलते हैं, क्योंकि इसी को रिकॉग्नाइज करता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। पहला एग्जांपल है BAM-H1 बैक्टीरिया बैसिलस अमाइलोलिक्विफेशियंस। दूसरा हो गया इको R1 ई कोलाई से। तीसरा है यहाँ पे HIND3 बैक्टीरिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। चौथा है PST1 प्रोविडेंशिया स्टुआर्टी। पांचवा है सेल1 स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस।
और लास्ट है SMA1 सिरेशिया मार्सेसेंस। नोट डाउन करो सर। होगी होंगी याद, कोई नहीं अब तक। नोट कर लिया ये? तो इसमें क्या क्या हमें ध्यान में रखना है कि कैसा कट एंड बनता है, ब्लंट एंड के स्टिकी एंड। दो तरह के एंड पढ़े थे हमने। तो सबसे पहले देखो, जो बैम H1 है वो अपने पैलिंड्रोमिक साइड में दो ग्वानिन के इन बिटवीन कट करेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम के बीच में। तो कट एंड कैसा बनेगा? स्टिकी बनेगा। इको R1 का तो हमें पता ही है, ये भी स्टिकी बनाता है। हाइंड 3 जो है ये भी दो प्यूरिन एडेनिन के इन बिटवीन वो कट करेगा। PST1 ये साइटोसिन और थायमिन के इन बिटवीन कट। सेल1 ग्वानिन और थायमिन के इन बिटवीन कट। तो ये पहले 5 जो है कैसे एंड बना रहे हैं? इन सब के स्टिकी एंड्स बनेंगे। आखिरी वाला जो है इसमें बनता है ब्लंट एंड। एंड्स शेप के बेसिस पर है, जो हमने पहले पढ़ा था। तो एक चीज तो ये याद में रखनी है, किसमें स्टिकी एंड है किसमें ब्लंट है। इस पे ही क्वेश्चन जनरली पूछे गए हैं। तो अब पहले तो ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है ये मैंने अल्फाबेटिकल मैनर में लिखा है। जैसे जो भी अल्फाबेटिकल सीक्वेंस यहाँ बन रहा था, BAM-H1, इको R1, हाइंड 3, PST1, SAL1, SMA1। ठीक है, बैक्टीरिया के नेम हो गए। अब ये कैसे याद करना है हमें? पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम याद करने के लिए आप देखो कितने बेस पेयर है यहाँ पे? 6 बेस पेयर है। अब अगर आपको डीएनए का एक स्ट्रैंड पता चल जाए तो दूसरा स्ट्रैंड हम अपने आप पता कर लेंगे ना। तो हमें बेस पेयर याद नहीं कर रहे, 6 बेसिस याद करने। थोड़ा काम कम हो गया? नहीं हुआ? अच्छा, हो गया था याद। तो हमें 6 बेसिस याद करने हैं। अब कोई सा एक स्ट्रैंड हम चूज करते हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम जैसे स्ट्रैंड। ठीक है, अब इसमें 6 बेस हमें याद करने। फिर अगर आप यहां पर एक चीज नोटिस करो कि जो पहले दो हैं इनमें से जो ये बीच वाले दो बेसिस हैं वो क्या हैं? सेम नहीं, एट है वो, ए और टी। ठीक है, अगले दो में क्या है? GC। और अगले दो में CG। तो एट GC CG। ठीक है, इस तरह से एक ये याद करना है हमें। 6 बेसिस थे, 6 में से 2 इस तरह से याद करने हैं, एट GC
CG। फिर उसके बाद आप एक चीज यहां नोटिस करो, अगर इसे पैलिंड्रोम होना है, ठीक है, तो अगर इधर ट्रिपल डबल जी है, अगर इधर डबल जी है और इसे पैलिंड्रोम बनना है, तो इन दोनों का ऑपोजिट इधर आना चाहिए। अगर इधर डबल जी है तो इधर क्या होना चाहिए, तभी नीचे से पैलिंड्रोम बनेगा ना। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगर हमें ये याद हो जाए कि इधर डबल जी है, तो उधर आप उसका उल्टा लिख दो, कॉम्प्लीमेंट्री लिख दो, मतलब उसका डबल सी। जैसे यहां पर अगले में देखो जी ए लिखा हुआ है, तो ए के ऑपोजिट पहला टी आ गया और जी के ऑपोजिट क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो इफेक्टिवली हमें बस ये दो बेसिस याद करने जो स्टार्टिंग के दो है, बाकी हो जाएगा ना फिर अपने आप। तो 6 में से हमें 2 ही ये याद करने हैं, मुश्किल काम है ये भी मुश्किल काम है। चलो इसको भी आसान करता हूं। तो आपको इस तरह से याद करना है, जैसे पहले वाले में प्यूरिन से शुरुआत हुई है, 2 ग्वानिन है, डबल जी आ रहा है। अगले में क्या करो, एक प्यूरिन को रिप्लेस कर दो, डबल जी था तो जी ए कर दो, हो गया एक प्यूरिन से दूसरा प्यूरिन रिप्लेस। तीसरे में क्या करो, एडेनिन एक रिप्लेस किया था सेकंड में, अब दोनों एडेनिन कर दो, दोनों डबल ए आ गया, ठीक है। चौथे में क्या है, सीटी, पांचवे में जीटी, और आखिरी है ट्रिपल सी ट्रिपल जी। आ रहे समझ में, सीटी जीटी ट्रिपल सी ट्रिपल जी, हो जाएगा याद है? इसमें क्या कंफ्यूजन, एक तो आपको ये बीच वाला याद रखना है, एट जी सी सी जी, और इसको याद करने के लिए डबल जी जी ए, डबल ए सी टी जी टी, ट्रिपल सी ट्रिपल जी। मैंने ऐसे ही याद किया हुआ है, एक दो बार लिखकर भी देखोगे पूरा टेबल बना सकोगे आप। कुछ और नहीं करना तो ये याद कर लो, स्टिकी एंड या ब्लंट एंड, इतना ही याद रख लो। क्या दिया हुआ है, एजी और, देख लूंगा, वैसे होता तो यही है, पीएसटी में यही होता है, देख लूंगा एक बार। तो ये हो गया यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे बायोटेक में टूल्स ऑफ आरडीटी। तो हमने सबसे पहला टूल में स्टार्ट किया था एंजाइम्स, और एंजाइम्स में हमने सबसे पहले लाइसिंग एंजाइम पढ़े, फिर हमने क्लीविंग एंजाइम्स पढ़े थे, क्लीविंग में ही आ गया था ये एंडोन्यूक्लियस टॉपिक, और ये अभी सारा अब कंप्लीट हुआ है। अब हम आगे पढ़ेंगे अदर एंजाइम्स। दो एंजाइम्स हो गए ना, लाइसिंग और क्लीविंग, अदर एंजाइम्स ऑफ आरडीटी। अदर एंजाइम्स में है, एक पीसीआर में एंजाइम यूज हुआ था, कौन सा था पीसीआर में, टैक पॉलीमरेज। पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है, चेन रिएक्शन। बैक्टीरिया कौन सा था जिससे निकाला था ये, जो हॉट कंडीशन में पाया जा रहा था बैक्टीरिया, थर्मस एक्वाटिकस, थर्मस एक्वाटिकस। तो देखो टैग वर्ड वहीं से आया है, थर्मस से कैपिटल टी, और एक्वाटिकस का ए क्यू, यूज इन पीसीआर। तो ये पॉलीमरेज एंजाइम हो गया जो बायोटेक में यूज हो रहा है। दूसरा है यहाँ पे T4 डीएनए लाइगेज।
डीएनए लाइगेज ये क्या करता है? इट फॉर्म्स फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन टू कट डीएनए पीसेस। डीएनए के दो कट पीसेस हैं, उनके बीच में ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन करवाता है लाइगेज। इसलिए इसको बोलते हैं कॉल्ड एज ज्वाइनिंग एंजाइम। ये ज्वाइन करने वाला एंजाइम है, या फिर इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर ग्लू या मॉलिक्यूलर गम। ये दो डीएनए के कट पीसेस को आपस में जोड़ रहा है। T4 का मतलब क्या है? ये एक वायरस से डिस्कवर किया गया था। इट वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम T4 बैक्टीरियोफेज वायरस। इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था, हरगोविंद खुराना। नाम सुना है? क्या इन्होंने? हाँ, कोडोन एंटी कोडोन की डिस्कवरी करी थी इन्होंने। नेक्स्ट, तीसरा एंजाइम है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज तो ये एंजाइम क्या करता है? जैसे मान लो कि कोई एक प्लाज्मिड है, उसे आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, इसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करवाया, प्लाज्मिड कट हो गया। ऐसे प्लाज्मिड को बोलते हैं निक्ड प्लाज्मिड। उसमें कट आ गया, निक्ड मतलब कट हो गया, वो निक्ड प्लाज्मिड। फिर आपने जो ये कट साइट है, इस पे एक फॉरेन डीएनए को ऐड करना है। ऐड करने के लिए आप डीएनए लाइगेज यूज करोगे, ठीक है? तो आपने फिर आगे फर्दर डीएनए लाइगेज का यूज किया, T4 डीएनए लाइगेज, और आपने इसमें फॉरेन डीएनए को भी ऐड कर दिया। अब यहां पर दो केस बन सकते हैं, ठीक है? क्या केस है? मान लो कि डीएनए लाइगेज को आपने फॉरेन डीएनए भी दिया और निक्ड प्लाज्मिड भी दिया, एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, एंजाइम भी और डीएनए के कट पीसेस भी। अब डीएनए लाइगेज ने क्या किया? इसने इस कट प्लाज्मिड को पहले जोड़ दिया। पहले तो ये कट हुआ था ना, इसने इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना दिया, तो प्लाज्मिड खुद ही इंटैक्ट हो गया, फॉरेन डीएनए आया ही नहीं। ऐसे प्लाज्मिड को बोलते हैं सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड। प्लाज्मिड खुद से ही लाइगेट हो गया, उसमें फॉरेन डीएनए आ ही नहीं पाया। एक चांस हो सकता है कि फॉरेन डीएनए उसमें ऐड ना हो। एक केस तो ये हो गया। तो आपको तो ये होने से रोकना है, आपका तो कोई यूज ही नहीं ना इसका। फिर उसके लिए क्या किया जाएगा? इसको रोकने के लिए ये एंजाइम यूज करेंगे, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करेगा?
जैसे जो निक्ड प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के दो एंड्स होते हैं, तो जो 5 प्राइम एंड है उस पे फॉस्फेट होता है और 3 प्राइम एंड पे OH। ठीक है, उसके दोनों स्टैंड पे इस तरह से है, नजर आ रहा है? बस लिख लेना, 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट, 3 प्राइम पे OH। तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करता है, इसके 5 प्राइम एंड से फॉस्फेट को रिमूव कर देता है। ठीक है, रिमूव्स फॉस्फेट फ्रॉम 5 प्राइम एंड ऑफ डीएनए। डीएनए के 5 प्राइम एंड से फॉस्फेट को रिमूव करता है। तो यहां पर हो गया फॉस्फेट रिमूव, OH बचा रहा है वहां पर। ठीक है, और फॉस्फेट रिमूव हो गया। तो क्या अब ये सेल्फ लाइगेट हो सकता है डीएनए लाइगेज से? अब नहीं हो सकता ये, क्योंकि फॉस्फेट रिमूव हो गया ना। तो अब आगे क्या करेंगे अगले स्टेप में, अब आप अपना फॉरेन डीएनए से दोगे और साथ में आपको एटीपी भी डालना पड़ेगा फॉस्फेट ग्रुप वहां अटैच करवाने के लिए। ठीक है, तो वो सब आप यहाँ प्रोवाइड करोगे, तो यहाँ पर दोबारा फॉस्फेट आ जाएंगे और फॉरेन डीएनए को भी वो ऐड कर देगा डीएनए लाइगेज। आया समझ? तो ये अल्कलाइन फॉस्फेटेज का स्टेप इसलिए आता है ताकि सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड ना बने। अब वो डिपेंड करता है कि जो भी रिसर्चर है वो इस एंजाइम को यूज करना चाहता है कि नहीं चाहता है। जैसे मान लो आपने टेस्ट ट्यूब में 50 प्लाज्मिड डाले थे, 50 में से 50 तो 50 में से 20 तो हो गए सेल्फ लाइगेट, बाकी 30 पे मान लो कि फॉरेन डीएनए ऐड हो गया। तो रिसर्चर क्या करेगा, जिसपे ऐड हो गया उनसे अपना काम करेगा आगे, जिसपे नहीं हुआ उनको छोड़ देगा। प्लाज्मिड वेस्ट थोड़ी ना हुआ है हमारा, प्लाज्मिड तो सेल्फ लाइगेट ही हुआ ना। इस वजह से इस एल्कलाइन फॉस्फेटेज का यूज हर वर्क में हो जरूरी नहीं। ठीक है, कोई करना चाहे तो कर सकता है। एक्सटर्नल डीएनए नहीं, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे जो प्लाज्मिड होता है ना, इसके पास वो पैलिंड्रोम है या वो स्टिकी एंड है, वैसा ही स्टिकी एंड डीएनए के पास है, तो वो डीएनए प्लाज्मिड ही जोड़े। जैसे हम टेस्ट ट्यूब में प्लाज्मिड डालते हैं और ये एंजाइम डाल दिया डीएनए लाइगेज, कट प्लाज्मिड और एंजाइम, और अपना फॉरेन डीएनए भी डाल दिया टेस्ट ट्यूब के अंदर ही। ठीक है, वो रिएक्शन चल रहा है उसमें ट्यूब के अंदर, तो डीएनए लाइगेज क्या कर रहा है, फॉरेन डीएनए और कट प्लाज्मिड को जोड़ रहा है एक केस में। दूसरे केस में ऐसा भी हो सकता है उसने प्लाज्मिड को ही जोड़ दिया केवल। हाँ हाँ, पढ़े आगे। तो ये हो गया कंप्लीट यहाँ पर फर्स्ट टूल ऑफ आरडीटी। क्या टूल था ये, एंजाइम्स। सेकंड टूल याद है, 3 टूल्स पढ़े थे हमने, सेकंड टूल कौन सा है? डीएनए वेक्टर्स सेकंड टूल है। डीएनए वेक्टर्स, इन्हें डीएनए कैरियर्स भी बोलते हैं, या फिर बोलते हैं डीएनए व्हीकल्स। डीएनए कैरियर्स या डीएनए व्हीकल्स, क्योंकि जो वेक्टर है, वेक्टर क्या करेगा, एक किसी फॉरेन डीएनए को कंटेन करेगा और उसे किसी दूसरे सेल के अंदर
लेकर जाएगा वो, ठीक है। तो वो डीएनए को कैरी कर रहा है या डीएनए को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इसलिए उसको व्हीकल बोल रहे हैं। तो एक वेक्टर तो पैथोजन वाले होते हैं, ये पैथोजेनिक वेक्टर नहीं है, डीएनए वेक्टर है, ठीक है। कुछ कैरियर्स तो प्रोटीन भी होते हैं, आपने सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा होगा ना कैरियर प्रोटीन, तो वो कैरियर प्रोटीन नहीं है, ये डीएनए कैरियर है, ठीक है, डीएनए को कैरी कर रहा है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है उनकी। इसका मीनिंग लिख लो आप, वेक्टर्स कैरी फॉरेन डीएनए, किसी बाहर के डीएनए को किसी सेल के अंदर लेकर जाएगा, इनसाइड सेल। आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। एक बायोटेक के वेक्टर की आइडियल प्रॉपर्टीज, इन प्रॉपर्टीज को हम पढ़ेंगे एक वेक्टर के थ्रू ही, ठीक है। उस वेक्टर का डायग्राम बनाते हैं। बना लिया। तो इस
प्लाज्मिड है ये एक टाइप का, लैब में बनाया गया है प्लाज्मिड, ठीक है, लैब में सिंथेसाइज किया गया है इस प्लाज्मिड को। इस प्लाज्मिड में वो प्रॉपर्टीज डाली है जो एक आइडियल वेक्टर के इनसाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो लैब में आइडियल सारी प्रॉपर्टीज को कंटेन करने वाला एक प्लाज्मिड है ये। अब इस प्लाज्मिड में क्या क्या प्रेजेंट है उसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे इसमें सबसे पहले एक साइट है जिसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, ORI। दूसरा एक जीन है इसमें AMPR। फिर एक और जीन है TET-R। तीसरा जीन है ROP। AMPR जीन जो है ये है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। ये जीन एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट क्या प्रोवाइड करेगा? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। दूसरा जीन है TET-R, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। ये टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस देगा, मतलब इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट वो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा होगा जिसमें ये जाएगा। तीसरा जीन है ROP, ठीक है। ये जीन जो है ये कोड करता है, जीन कोड्स फॉर प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन। वेक्टर का TET-R है, AMPR ये वाला एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। ROP है जीन विच कोड्स फॉर प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन करने के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन ये बनाता है, ठीक है। जैसे आपने कुछ फैक्टर्स होते हैं ना, कुछ रेप्लिकेशन करवाने के लिए चाहिए होते हैं प्रोटीन फैक्टर, वो सब ये बनवाता है। नेक्स्ट और क्या है यहाँ पर? और यहाँ पर आप देखो ये रेड कलर से मैंने कुछ साइट्स लेबल कर रखी है, इन्हें आप लिखो। ये है PST1, PST1। दूसरा है ये PVU1, इको R1, CLA1, HIND3। फिर है SEL1, BAMH1। और ROP के इनसाइड है PVU2। हो गया लेबल? ये लैब में सिंथेसाइज किया गया था ये प्लाज्मिड, और इसको नेम दिया गया था इस प्लाज्मिड को PBr322, ठीक है, इसको नेम दिया गया था।
तो इसको हम ध्यान में रखते हुए आइडियल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो एक वेक्टर में होनी चाहिए वो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये आप बॉटनी में पढ़ चुके होंगे। यहां से क्या स्टार्ट होगा? रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। और रेप्लिकेशन करने के लिए जो प्रोटीन्स चाहिए वो भी ये खुद बना रहा है, ROP। ठीक है, तो इससे होगा क्या? जैसे हम पढ़ते हैं कि एक सेल है बैक्टीरिया, वो वाला एक्सपेरिमेंट याद करो जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था बायोटेक्नोलॉजी का, बोयर और स्टैनली कोहेन का। उसमें उन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया था और उसको इकोलाई में ट्रांसफर किया था। फिर मैंने बोला था इकोलाई हर 20 मिनट बाद क्या करेगा? बाइनरी फिशन करेगा। तो जब बाइनरी फिशन वो कर रहा है तो इकोलाई ने अपने न्यूक्लियोइड को तो डबल किया ही, लेकिन साथ में प्लाज्मिड भी तो डबल हो गया था। मतलब प्लाज्मिड की भी रेप्लिकेशन हो रही है, और प्लाज्मिड में फिर रेप्लिकेशन अगर हो रही है तो ये सारी साइट्स होनी चाहिए। ये ROPG का जीन का रोल भी तब आएगा और ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का रोल भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप लिखो इट मेक्स वेक्टर autonomously replicating, autonomously replicating। origin of replication एक वेक्टर को ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग बॉडी बनाता है। क्या मतलब है इसका? ऑटोनोमस मतलब अपने आप, वो अपने आप रेप्लिकेट कर सकता है, उसे सेल की जरूरत नहीं है रेप्लिकेट करने की, वो अपने आप रेप्लिकेट कर सकता है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग है। तो इसका मतलब जब सेल अपनी रेप्लिकेशन कर रहा है उस समय ये अपनी रेप्लिकेशन खुद कर सकता है वेक्टर सेल के अंदर, ये सेल पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग है। एक वेक्टर को ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा? अगर वो रेप्लिकेटिंग नहीं है, आपने उसको सेल के अंदर डाल दिया, क्या उसकी दोबारा कभी नई कॉपी बनेगी? उसकी कभी दोबारा कॉपी नहीं बनेगी। बता रहा हूं, यूकैरियोटिक और ही हैव हाई कॉपी नंबर as compared to prokaryotic और ही। कॉपी नंबर का मतलब क्या है? कॉपी नंबर मींस number of copies of vector, number of copies of vector inside a host cell। एक होस्ट सेल के अंदर उस वेक्टर की कितनी कॉपीज हैं उसे बोलते हैं कॉपी नंबर। जैसे मान लो एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड हो गया। हमने क्या पढ़ा? वेक्टर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग है। आपने एक वेक्टर उसमें डाल दिया, प्लाज्मिड वेक्टर। ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या किया? ये उसी बैक्टीरिया के अंदर, उसी बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड अपनी रेप्लिकेशन खुद कर रहा है, भले ही सेल रेप्लिकेट ना कर रहा हो, ये प्लाज्मिड अपनी रेप्लिकेशन कर रहा है क्योंकि वो ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग है। वो उसने अपनी एक कॉपी से एक दूसरी कॉपी और बना ली, दूसरी से तीसरा और बना लिया, तीसरे से चौथा और बना लिया। आ रहे समझ में? तो आप क्या बोलोगे? इस प्लाज्मिड की कितनी कॉपीज है सेल के अंदर? 4 कॉपीज है, उसका कॉपी नंबर हो गया
4। आया कॉपी नंबर का मीनिंग क्या है? ये वेक्टर की कितनी कॉपीज हैं एक सेल के अंदर, वो कॉपी नंबर होता है। भले ही सेल डिवाइड ना किया हो, उसने अपने आप को डिवाइड कर रहा है वो सेल के अंदर। तो ये नंबर ऑफ कॉपीज कितनी होंगी या कॉपी नंबर क्या क्या होगा, वो डिपेंड किस पे करेगा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे। जो ओरी साइट होती है वो डिसाइड करती है वो कितनी बार वेक्टर को रेप्लिकेट करवाएगी। जितनी बार रेप्लिकेट करवाएगी उतना क्या होगा उसका कॉपी नंबर। तो बाय डिफॉल्ट जो यूकैरियोटिक ओरी साइट्स होती हैं उनका कॉपी नंबर ज्यादा होता है और प्रोकैरियोटिक का कॉपी नंबर कम होता है। जैसे यहाँ पर ये 4 ही है, ये कम है कॉपी नंबर। यूकैरियोटिक कॉपी का नंबर कई हंड्रेड्स में हो सकता है, 200, 300, 400, 500। एक ही सेल के अंदर 500 वेक्टर भी हो सकते हैं प्रेजेंट, क्योंकि और ही उसको बार बार क्या करवा रहा है, रेप्लिकेट करवा रहा है। आगे पॉइंट में मैंने ये कहा था कि अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा तो वो वेक्टर रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, चाहे सेल डिवाइड कर रहा हो वो रेप्लिकेट ही नहीं कर पाएगा ना, उसमें ओरी साइट ही नहीं है। तो जो जितने भी ये लैब में बनाए गए वेक्टर्स होते हैं इनमें ओरी साइट यूकैरियोट से निकाल कर डाल दो जिसका कॉपी नंबर क्या हो, ज्यादा। या प्रोकैरियोट ओरी यूज करना है तो वो यूज करेंगे जिसमें कॉपी नंबर थोड़ा ज्यादा आता है। उससे क्या होगा कि आपका जो क्लोनिंग वाला काम है वो ज्यादा हो जाएगा। जैसे मॉलिक्यूलर क्लोनिंग हमने सेल के अंदर पढ़ी थी, तो अगर एक ही सेल के अंदर ये 4 कॉपीज बना रहा है तो 4 हो गए ना उसके जीन्स। एक जीन आपने डाला था वेक्टर में, वो 4 और कॉपी बन गई सेल के अंदर। दूसरी प्रॉपर्टी है साइज ऑफ वेक्टर। इट शुड बी small as it allows easy purification from its cell। एक वेक्टर का साइज छोटा होना चाहिए। जैसे मान लो एक वेक्टर है वो बैक्टीरिया के अंदर है, ठीक है, और उसी में आपका फॉरेन जीन भी है वेक्टर के अंदर ही। आपको वो जीन चाहिए यहाँ से बाहर निकालना है, तो आप क्या करोगे, सेल को रप्चर करोगे और उसमें से प्यूरिफाई करोगे ना वेक्टर को। तो अगर वेक्टर का साइज अगर बड़ा रहेगा तो उस प्यूरिफिकेशन के स्टेप में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। हो सकता है कि वेक्टर ब्रेक हो जाए या आप अच्छे से प्यूरिफाई ना कर पाओ। ठीक है, जो भी प्यूरिफिकेशन का मेथड इन्वॉल्व होता है, अगर वेक्टर का साइज छोटा होता है तो प्यूरिफिकेशन करना आसान हो जाता है। एग्जांपल देता हूं इसका, जैसे पीबीआर वेक्टर का जो साइज है, पीबीआर 322 साइज, इसका साइज होता है 4.3 केबी। 1 केबी होता है 1000 बेस पेयर्स। 1 केबी में 1000 बेस पेयर्स आते हैं डीएनए के। तो 4.3 किलो बेस पेयर हो गए, 4300 बेस पेयर्स हो गए। ये बहुत बड़ा साइज नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी रिकॉग्निशन साइट्स या मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स।
मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। एक वेक्टर के पास बहुत सारी क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए। ठीक है, क्लोनिंग साइट्स क्या होता है? क्लोनिंग साइट्स होती हैं रिकॉग्निशन साइट्स। रिकॉग्निशन साइट अभी हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में पढ़ा था। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ही बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देखो, वेक्टर में मैंने अलग अलग एंजाइम्स के नेम लिखे हुए हैं और रेड कलर से हाईलाइट कर रखा है। तो ये जो रेड कलर से हाईलाइटेड रीजन है, इस रीजन में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है उस एंजाइम का जिसका नाम यहाँ लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर इको R1 लेबल्ड है, तो यहाँ पर होगा GAATTC, वो पैलिंड्रोम सीक्वेंस यहाँ पर होगा। इसको रिकॉग्निशन साइट क्यों बोला? क्योंकि अगर आप इको R1 यूज करोगे इस वेक्टर पे, तो वो यहाँ पर कट करेगा, इस साइड पर वो इसे रिकॉग्नाइज करेगा और यहाँ कट करेगा। आ रहा है पॉइंट समझ में? इसको क्लोनिंग साइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर यहाँ पर वेक्टर कट हो गया तो प्लाज्मिड निक हो गया, आप वहां पर अपना फॉरेन डीएनए डाल दोगे और उसको सेल में भेज दोगे। सेल में जाके वो क्या हो जाएगा? क्लोन हो जाएगा, बहुत सारी कॉपीज बना लेगा वो। तो इसलिए इस साइट्स को क्या बोलते हैं? क्लोनिंग साइट्स। क्योंकि यहाँ हम अपना फॉरेन डीएनए जो भी आप डालोगे वो क्लोन हो जाएगा आगे फर्दर। आया समझ में? दूसरा पॉइंट, यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे अलग अलग पैलिंड्रोम है, तो इसे बोलते हैं मल्टीपल क्लोनिंग साइट। अलग अलग पैलिंड्रोम दिख रहे हैं ना यहाँ पर। मान लो आप इस वेक्टर पे काम कर रहे हो लैब में, और आपके पास, आप देखते हो कि लैब में ना आपके पास इको R1 है, ना CLA1 है आपके पास लैब में, ना PVU1 है, आपके पास एक एंजाइम है सेल1। आप देखोगे कि क्या इसमें पैलिंड्रोम है सेल1 का? आपने देखा हाँ है, बिल्कुल है। तो आप यूज कर पाओगे ना उस एंजाइम को। तो आपका वेक्टर आपको मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स ऑफर करता है। जो भी आपके पास एंजाइम अवेलेबल है लैब में, उसको यूज करके आप उसे कट कर सकते हो। आया समझ में? तो मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होने से हमें फायदा होगा, जितनी अलग अलग टाइप होंगे। लिखो इन पॉइंट्स। मल्टीपल साइट्स का यही रोल है कि जो भी अवेलेबल एंजाइम आपकी लैब में है, आप उसे यूज कर पाओगे। नहीं, जितनी भी ये साइट्स लिखी है ना, यहाँ पर आप अपना फॉरेन डीएनए ऐड करवा सकते हो किसी भी साइट पर। हाँ, आपके पास काउंट करो कितनी साइट्स थी, एंजाइम कितने लिखे हुए हैं, काउंट करो। 8 लिखे हुए हैं ना। 8 में से आप किसी भी साइट पर अपना डीएनए को ऐड करवा सकते हो। आपके पास 8 ऑप्शन दे रहे हो, इसी को मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स कहते हैं। लिखो इसमें, रिकॉग्निशन साइट्स क्या होती हैं? दीज आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस of restriction enzymes at these sites. Foreign DNA can be added. इन साइट्स पर हम अपना फॉरेन डीएनए ऐड कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करके कट करवाएंगे और डीएनए लाइगेज से ज्वाइन करवा देंगे फॉरेन डीएनए को। A vector should have multiple cloning sites. एक वेक्टर के पास बहुत सारी क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए ऑफ डिफरेंट टाइप्स, लेकिन वो अलग अलग टाइप्स के होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 8 टाइप के थी अलग अलग, डिफरेंट टाइप्स।
अब अगर इमेजिन करो कि मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स तो हैं, लेकिन वो एक ही टाइप के एंजाइम की हैं। जैसे मान लो यहां पर है साइट इको R1, यहां पर हो गया CL11, फिर आ गया इको R1 मान लो, तो मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स तो इस पे भी है, 3 है, लेकिन डिफरेंट टाइप्स की नहीं है। इको R1 जैसे 2 बार आ गया, तो क्या होगा, आपने मान लो इस वेक्टर को इको R1 से कट करवाया, तो इको R1 एक कट यहां मारेगा, एक कट यहां मारेगा, वेक्टर के कितने फ्रेगमेंट हो जाएंगे, 2 पीस में टूट जाएगा वेक्टर, एक पीस ये वाला हो जाएगा, एक नीचे वाला पीस, तो वेक्टर ही ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसलिए डिफरेंट टाइप्स के तो होने चाहिए, लेकिन एक ही साइट होनी चाहिए ना, एक टाइप की एक ही साइट होनी चाहिए। एक से ज्यादा टाइप्स साइट्स अगर हो गई तो वेक्टर क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। लिखो इसे, बट ओनली वन क्लोनिंग साइट, but only one cloning site for each type of restriction enzyme, for each type of restriction enzyme should be present। एक ही साइट होनी चाहिए for each type of restriction enzyme, otherwise otherwise क्या होगा, बिल्कुल सही, otherwise vector will break into pieces। वेक्टर के कई सारे पीसेस हो जाएंगे। यहां तक आया समझ में? आखिरी प्रॉपर्टी जो एक वेक्टर में होनी चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर जीन, इसे रिपोर्टर जीन भी कहते हैं, रिपोर्टर जीन, मार्कर जीन या रिपोर्टर जीन। इसमें आप लिखो these genes impart special character to transformant host cell, to transformant host cell which is required for their selection। जैसे मान लो कि कोई एक होस्ट सेल है, ठीक है, बैक्टीरिया होस्ट सेल है, और आपने उस होस्ट सेल के अंदर अपने वेक्टर को इंसर्ट करवा दिया, वेक्टर को क्या कर दिया आपने, इंसर्ट करवा दिया, तो ये बैक्टीरिया को कहलाएगा ये ट्रांसफॉर्मेंट। क्यों, क्योंकि इसके अंदर वेक्टर आ गया ना। अब वेक्टर में सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स होते हैं, जैसे कौन कौन से जीन है ये, एग्जांपल है इसका टेट-आर, AMPR, क्या प्रोवाइड कर रहे थे ये जीन्स, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो इस वेक्टर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, तो ये जो बैक्टीरिया है
वो एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में बैक्टीरिया क्या करेगा, ग्रो करेगा, सरवाइव करेगा, वो मरेगा नहीं एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में। तो इसमें स्पेशल कैरेक्टर आ गया इस सेल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इस सेल को ग्रो कराएंगे एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में। अगर इसमें वेक्टर गया होगा तो ये सेल मरेगा नहीं, अगर इसमें वेक्टर नहीं गया तो सेल क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो केवल वो बैक्टीरिया ग्रो होंगे ना जिनमें वेक्टर प्रेजेंट है, जिनमें नहीं गया वो मर जाएंगे। तो हमारा काम ये सिलेक्ट करने का काम पूरा हो जाएगा ना, हमें तो इन्हीं को सिलेक्ट करना है जिसमें वेक्टर चला गया। और भी जीन्स होते हैं, जैसे एक होता है लैक जेड जीन, ये आपने लैकोप्रोन में पढ़ा होगा। क्या कोड करता है ये? एक होता है ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन जीन, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन, जीएफपी जीन। ये ग्रीन कलर की फ्लोरोसेंस देता है, जिस भी सेल में जाएगा वो सेल ग्रीन कलर से चमकेगा। तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपका वेक्टर या फॉरेन डीएनए चला गया। तो ये टॉपिक थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। अभी हम आगे पढ़ेंगे किस तरह से सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, उसमें ज्यादा क्लियर होगा। इसको रिपोर्टर जीन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जीन हमें रिपोर्ट करते हैं कि वेक्टर जा चुका है सेल के अंदर। आगे ये चारों प्रॉपर्टी समझ में। तो ये होगी आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर में चार प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, स्मॉल साइज, मल्टीपल क्लोनिंग साइट और सेलेक्टेबल मार्कर जीन की प्रेजेंस। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे वेक्टर्स which are used in बैक्टीरियल बायोटेक्नोलॉजी। जब हम बायोटेक्नोलॉजी को बैक्टीरिया के ऊपर लगा रहे हैं तो कौन से वेक्टर हम यूज कर सकते हैं बैक्टीरिया को मॉडिफाई करने के लिए। बाद में हम पढ़ेंगे कौन से वेक्टर प्लांट को मॉडिफाई यूज करने के लिए होते हैं, फिर कौन से वेक्टर एनिमल्स में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से स्टार्ट करते हैं। जैसे बैक्टीरिया में जो सबसे कॉमन वेक्टर है वो क्या होता है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड हो गया ना, बैक्टीरिया में पाया जाता है। प्लाज्मिड के बारे में स्टार्टिंग में मैंने लिखवा दिया था क्या होता है ये, ठीक है। तो प्लाज्मिड के दो एग्जाम्पल हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक तो हो गया PBr 322 और दूसरा है PUC 8। ये दो प्लाज्मिड हम पढ़ेंगे। जिनमें से सबसे पहला है PBr 322। इसकी फुल फॉर्म है, स्मॉल p से बनता है प्लाज्मिड, B से बनता है बॉलिवर, R से बनता है रॉड्रिगस, नंबर है ऑर्डर ऑफ सिंथेसिस, ऑर्डर ऑफ सिंथेसिस इन लैब। तो बॉलिवर और रॉड्रिगस की लैब में बहुत सारे प्लाज्मिड बन रहे थे। जिस सीक्वेंस में नंबर में ये बना था वो नंबर था 322। मतलब इससे पहले 321 प्लाज्मिड बनाए गए होंगे उनकी लैब में।
वो प्लाज्मिड हो सकता है कि सक्सेसफुल नहीं होंगे, सारी आइडियल प्रॉपर्टी उनमें नहीं थी, इसमें थी। तो इस वेक्टर का तो हम पढ़ ही चुके हैं स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। इसके बारे में ये पढ़ते हैं कि ये जो लास्ट पॉइंट था सिलेक्शन ऑफ, कैसे हम सिलेक्शन कर सकते हैं इस ट्रांसफॉर्मेंट की, ठीक है, वो पढ़ते हैं। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल यूजिंग PBR वेक्टर मेथड को बोलते हैं रेप्लिका प्लेटिंग मेथड। रेप्लिका प्लेटिंग मेथड। ये मेथड हमने एवोल्यूशन में भी पढ़ा था। जैसे मान लो आप कोई एक वेक्टर आपने ले लिया PBR, और उसमें आप कोई एक फॉरेन DNA को डाल रहे हो वेक्टर के अंदर, ठीक है। तो आपने देखा कि लैब में आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अवेलेबल है, वो एंजाइम है BAM-H1, ठीक है। अब मुझे वेक्टर में देखकर बताओ वो BAM-H1 कौन से जीन पे कट करेगा। PBR में देखो कौन सा जीन है, टेटार, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पे कट करेगा वो। तो आपने क्या किया, BAM-H1 को यूज किया और टेटार जीन को आपने कट कर दिया। फिर आपने क्या किया, DNA लाइगेज को यूज करके वहां पर फॉरेन DNA को इंसर्ट करवा दिया। जब टेटार जीन के बीच में एक फॉरेन DNA आ जाएगा तो टेटार जीन क्या हो जाएगा, टेटार जीन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। टेटार जीन के बीच में आपने फॉरेन DNA को इंसर्ट करवा दिया, टेटार जीन लॉस हो जाएगा और उसकी जगह पे फॉरेन DNA वहां पर आ जाएगा। आया पॉइंट सन में, ये जीन ही कट हो गया ना, सीक्वेंस, सीक्वेंस ही चेंज हो गया। नहीं, टेटार जीन ही खत्म हो जाएगा, जो जीन था वहां पर कट हो गया, उसके बीच में कुछ और DNA आ गया, अब वो DNA एक्सप्रेस होगा, टेटार जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। इतना पॉइंट समझ में आया। ये बना रिकॉम्बिनेंट DNA, rDNA बन गया ना ये, फॉरेन DNA डालने के बाद। अब आपने इस rDNA को क्या किया, एक बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब जरूरी थोड़ी ना है कि हर बैक्टीरिया में वो rDNA चला जाएगा, हो सकता है कि किसी में वो जाए और किसी में ना जाए। तो 3 तरह के बैक्टीरिया क्रिएट हो जाएंगे। यहां पर आप लिखो यूजिंग BAM-H1, using BAM-H1 tet-R gene was cut and foreign DNA was inserted at that site। तो tet-R जीन को कट कर दिया और उसकी साइट पर क्या इंसर्ट कर दिया, फॉरेन DNA। तो tet-R जीन का यहाँ पर फंक्शन लॉस हो जाएगा। दिस रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ tet-R जीन इन rDNA। जो आपने रिकॉम्बिनेंट DNA अभी बनाया उसमें tet-R जीन लॉस हो जाएगा ना। इट इज कॉल्ड एज इंसर्जनल इनएक्टिवेशन, इंसर्जनल इनएक्टिवेशन ऑफ
सेलेक्टेबल मार्कर जीन। टेटार्जीन एक सेलेक्टेबल मार्कर जीन था, आपने इस जीन को क्या कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया। क्या इंसर्ट करके, फॉरेन डीएनए इंसर्ट करके। इसी को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। तो देखो आरडीएनए कैसा बनेगा, पीबीआर वेक्टर है तो यहां पर कौन सी साइट होगी, एएमपीआर, और दूसरी तरफ तो टेटार थी, लेकिन टेटार लॉस हो गया, उसकी जगह पर क्या आ गया, ये आरडीएनए है, बाकी साइट्स एज इट इज होंगी। अब ये आरडीएनए आपने एक बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है, मान लो बैक्टीरिया आपने इकोलाई चूज कर लिया फॉर एग्जांपल, तो आरडीएनए इज देन इंसर्टेड इन होस्ट सेल। एक होस्ट सेल में आपने इंसर्ट किया, उसका एग्जांपल हमने लिया इकोलाई। मान लो आप इकोलाई में से फर्दर आगे इंसर्ट कर रहे हो, तो 3 तरह के होस्ट सेल यहां पर बन जाएंगे। लिखा है यहां तक, 3 तरह के होस्ट सेल यहां पर बनेंगे। सबसे पहला जो होस्ट सेल है इकोलाई का, उसमें उसका न्यूक्लियोइड है, लेकिन जब आपने आरडीएनए को ट्रांसफर किया तो आरडीएनए उस इकोलाई में ट्रांसफर हुआ ही नहीं। जरूरी थोड़ी ना कि हर सेल में जाएगा आरडीएनए, उस होस्ट में ट्रांसफर ही नहीं हुआ। ऐसे होस्ट को हम बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोला इसे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट, इसमें डीएनए ट्रांसफर हुआ ही नहीं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। सेकंड होस्ट, दूसरा आपने, हो सकता है कि ऐसा इकोलाई बने जिसमें आरडीएनए तो गया नहीं, सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड चला गया। हो सकता है ना कि प्लाज्मिड सेल्फ लाइगेट हो जाए, अभी हमने पढ़ा था ये टॉपिक ही। तो देखो सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड तो पीबीआर वेक्टर पूरा का पूरा होगा, उसमें फॉरेन डीएनए नहीं है बस। आए पॉइंट सन में, तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन तो हुई है, बाहर का डीएनए तो आया है, तो इस होस्ट को हम बोलेंगे, सेकंड होस्ट को, ट्रांसफॉर्मेंट। बट इसमें आरडीएनए नहीं आया, बट नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये रिकॉम्बिनेंट होस्ट नहीं है, ये क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्यों, सेल्फ लाइगेट हो गया। बेस पेयर कट नहीं होता, जो फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ठीक है, दो बेसिस के बीच में वो कट हुआ है। डीएनए लाइगेज यूज किया होगा ना फॉरेन डीएनए ऐड करते हुए, लाइगेज ने वही बॉन्ड दोबारा बना दिया। मेरे को ये बताओ, इसमें जो पीबीआर वेक्टर इंटैक्ट गया है, इसमें कौन कौन से रेजिस्टेंट जीन होंगे इसमें, बताओ। एएमपीआर होगा और टेटार भी होगा, दोनों ही प्रेजेंट होंगे ना इसमें।
भले ही एक बार टेटार कट हुआ हो, वो दोबारा जुड़ गया। तीसरा होस्ट एक ऐसा है जिसमें वेक्टर गया है अलोंग विद फॉरेन डीएनए, तो इसमें आरडीएनए चला गया। तो ऐसे होस्ट में भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, तो इसे हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट। तो ये होस्ट ट्रांसफॉर्मेंट भी है और रिकॉम्बिनेंट भी है। रिकॉम्बिनेंट इसलिए क्योंकि इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। ये पॉइंट समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर में आगे यूज होने वाला है टॉपिक। ये तीन तरह के होस्ट सेल बन सकते हैं, तीनों में से सिलेक्शन हमें किसकी करनी है? तीसरे वाले की करनी है ना, ऊपर लिखा है सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल, हमें रिकॉम्बिनेंट की सिलेक्शन करनी है, बाकी तो हमारे काम के ही नहीं है। मेरे को ये बताओ रिकॉम्बिनेंट में कौन कौन सी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है? AMPR ओनली, टेटार तो है ही नहीं, वो इंसर्जनल इनएक्टिवेट हो गया था। देखो हमने हमने तो पहले वेक्टर को कट करवाया, ठीक है, और उसे फॉरेन डीएनए, वेक्टर और डीएनए लाइगेज एंजाइम तीनों को एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, ये सोच करके एंजाइम फॉरेन डीएनए को वेक्टर के साथ जोड़ देगा। लेकिन एंजाइम ने क्या किया, वेक्टर को ही जोड़ दिया, तो सेल्फ लाइगेट हो गया। अब हमें टेस्ट ट्यूब में नजर थोड़ी ना आ रहा है कौन सा सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड है और कौन सा आरडीएनए। जो भी हमने टेस्ट ट्यूब में बनाए थे उन सबको बैक्टीरिया में ट्रांसफर करवा दिया। फिर उसमें से हमें सिलेक्ट करना है किस में गया और किस में नहीं गया। अब सिलेक्शन का मेथड क्या है? रेप्लिका प्लेटिंग मेथड। उस मेथड को देखते हैं वो क्या करेगा। तो रेप्लिका प्लेट में दो प्लेट्स बनाते हैं, नाम याद है क्या बोलते हैं उन्हें? मास्टर प्लेट और रेप्लिका प्लेट। रेप्लिका प्लेटिंग मेथड में सबसे पहले आपने एक बनाई मास्टर प्लेट, दूसरी प्लेट बनाई आपने रेप्लिका प्लेट। मास्टर प्लेट में बैक्टीरिया को आपने ग्रो कराना है, जो ऊपर वाले बैक्टीरिया है, ठीक है। प्लेट में आपने क्या किया, बैक्टीरिया का ग्रोथ का मीडियम डाल दिया एक, तो कि बैक्टीरिया जिस पे ग्रो करे, न्यूट्रिएंट्स होंगे उसमें, प्लस आपने एक एंटीबायोटिक डाल दी। एंटीबायोटिक आपने क्या डाली? एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक आपने डाल दी। अब मुझे बताओ इन ऊपर वाले तीन बैक्टीरिया में से कौन सा बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा? जो फर्स्ट वाला ग्रो नहीं करेगा ना। हम डालेंगे तो सारे बैक्टीरिया को, लेकिन फर्स्ट वाला मर जाएगा यहाँ पे, और दो ग्रो करेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट और दो, क्योंकि उनमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस थी। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर बैक्टीरिया की चार कॉलोनीज आ रही हैं, चार कॉलोनीज आपने ऑब्जर्व करी यहाँ बैक्टीरिया की, बैक्टीरियल कॉलोनीज। अब आपको नहीं पता ये कॉलोनी किसकी है, हो सकती है कि ये कॉलोनी नॉन रिकॉम्बिनेंट की हो, और ये भी हो सकता है कि ये कॉलोनी रिकॉम्बिनेंट की हो, किसी की भी हो सकती है। ठीक है, अब इनमें से पता करने के लिए कौन सा रिकॉम्बिनेंट है कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, हम क्या करेंगे कि रेप्लिका प्लेट बनाएंगे। रेप, रेप्लिका प्लेट में एक और फ्रेश प्लेट लिया आपने, ठीक है, और उसमें मीडियम डाल दिया बैक्टीरिया का ग्रोथ का। इस बार लेकिन आपने एंटीबायोटिक चेंज कर दी, एंटीबायोटिक लेकिन इस बार आपने डाल दी टेट्रासाइक्लिन।
अब रेप्लिका प्लेट कैसे बनती है? आपने क्या किया, एक बटर पेपर लिया, गोल काट लिया उसको मास्टर प्लेट के डायमीटर जितना, और उसको जेंटली रखा मास्टर प्लेट के ऊपर। ये जो एक कॉलोनी में बैक्टीरिया है, ये 10 लाख के करीब बैक्टीरिया हो सकते हैं। हो सकता है कि थोड़े बहुत बैक्टीरिया पेपर के ऊपर आ जाए, और जैसे यहाँ पर 4 कॉलोनीज बनाई है, ऐसे ही 4 स्पॉट पेपर के ऊपर आ गए। आपने वो पेपर उठा के रेप्लिका प्लेट के ऊपर प्रेस कर दिया, तो वो चारों कॉलोनी एक बार के लिए यहाँ पर आ जाएंगी, ऐसे उसी डिजाइन में आएंगी जिस डिजाइन में मास्टर प्लेट पे था, तो आपने उसका एक रेप्लिका बना दिया। लेकिन आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ट्रांसफर तो आपने चारों को किया था, लेकिन जो ग्रोथ हुई है वो केवल 3 की हुई है। जो चौथा था वो ग्रो हुआ ही नहीं, वो मर गया। जो चौथा था वो ग्रोथ नहीं हुआ, क्योंकि उसमें कौन सी रेजिस्टेंस नहीं होगी, और इन कॉलोनीज में कौन सी रेजिस्टेंस है, कंटेन टेटार जीन। इनमें टेटार जीन होगा ना इन कॉलोनीज में। तो बताओ ये क्या हुए, रिकॉम्बिनेंट के नॉन रिकॉम्बिनेंट? हेंस ये है नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये तीनों कॉलोनीज होंगी नॉन रिकॉम्बिनेंट, और जो कॉलोनी गायब होगी वो किसकी थी, जो यहां मर गई, वो होगी रिकॉम्बिनेंट की। तो आप क्या करोगे, आप मास्टर प्लेट में जाओगे और आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये कॉलोनी जो है इट मस्ट बी ऑफ रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। ठीक है, जैसे आप इसको नेम कर दो, जैसे इसको ए बोला हमने, इसको बी, ये सी, और ये हो गया डी। आपने देखा कि रेप्लिका प्लेट पर ए कॉलोनी आई, बी आई, सी आई, डी कॉलोनी नहीं आई। जो डी है वो कॉलोनी किसकी हुई, रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि उसमें केवल एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस थी, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस उसमें नहीं थी। आप यहां से इन बैक्टीरिया को अलग कर लो, अलग से ग्रो कराओ, आपके सेलेक्ट हो गए रिकॉम्बिनेंट्स। आगे समझ में? मास्टर प्लेट में ही मर जाएगा वो तो, क्योंकि उसमें तो रेजिस्टेंस है ही नहीं ना। नोट हो गया ये? एक बार एनसीईआरटी से भी पढ़ते हैं। पेज नंबर है 199। यहां से रीड करना स्टार्ट करो। ठीक है, दिख रहा है ये लाइन पेज नंबर 199 पे? डीलाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए, एलियन डीएनए फॉरेन डीएनए को ही कह रहे हैं। एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट ए रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू रेजिस्टेंस। मैंने एग्जांपल में कौन सा जीन लिया था, टेटार। टेटार पे इंसर्ट किया ना, इसने किस पे किया है, फॉर एग्जांपल यू कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए एट बैम H1 साइट, इसने भी टेटार पे लिए इन द वेक्टर पीवीआर। आगे समझ में? नेक्स्ट आगे देखो, द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो गया आरडीएनए, विल लूज, क्या लूज हो गया उसमें, ड्यू टू इंसर्जन ऑफ फॉरेन डीएनए, but can still be selected out from by plating the transformants on the। अब यहां पर देखो, ये जो टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम है, ये रेप्लिका प्लेट है ये। आगे समझ में? और जो सेलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है, ये रेप्लिका प्लेट पे ग्रो हो जाएंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट ग्रो नहीं होगा, तो हम उसे मास्टर प्लेट से आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, द ट्रांसफॉर्मेंट्स। अब ट्रांसफॉर्मेंट्स तो रिकॉम्बिनेंट भी हो सकता है और नॉन रिकॉम्बिनेंट भी हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम आर देन ट्रांसफर्ड ऑन ए मीडियम कंटेनिंग। ये रेप्लिका प्लेटिंग कर रहे हैं, परफॉर्म करवा रहे हैं ना ये।
तो ये एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम कौन सा है? मास्टर प्लेट। मास्टर प्लेट से रेप्लिका प्लेट पे ट्रांसफर कर रहा है। द रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो इन दी एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन दी टेट्रासाइक्लिन। क्लियर है ये सारे पॉइंट्स? इसको आप डायरेक्टली रीड करोगे कुछ समझ नहीं आएगा, इसको उस डायग्राम से पढ़ोगे जो मैंने समझाया तभी समझ में आएगा ये। The non-recombinants will grow on the medium containing both the antibiotics. Non-recombinant तो दोनों एंटीबायोटिक पे ग्रो करेगा, recombinant नहीं करेगा. In this case, one antibiotic resistant gene helps in selecting the transformants, whereas the other antibiotic resistance gene gets inactivated due to insertion of alien DNA and helps in the selection of recombinants. आगे पैराग्राफ समझ में? चलो आज का लेक्चर हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। ये PUC8 वेक्टर जो है फिर ये नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा, इसका एक पॉइंट यहाँ लिख लो, इसका डिसएडवांटेज क्या है PBR का? डिसएडवांटेज ऑफ PBR, इसका डिसएडवांटेज ये है कि इस पे सिलेक्शन करना रिकॉम्बिनेंट का थोड़ा मुश्किल काम है। आपको दो अलग अलग प्लेट्स बनानी पड़ रही है ना इसमें। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स इज कम्बरसम। कम्बरसम मतलब डिफिकल्ट। रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट करना एक डिफिकल्ट काम है। रिजल्ट आने में 5 से 7 दिन लग जाएंगे। एक प्लेट को ग्रो होने में 2 से 3 दिन लगते हैं। 2 प्लेट ग्रो करा रहा है तो 5 से 7 दिन लग जाएंगे। 1 हफ्ते के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। तो लेंदी भी प्रोसेस है, रिजल्ट भी लेट आ रहा है, ये इसका डिसएडवांटेज है। जो दूसरा वेक्टर है PUC8 वो इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करता है। कैसे करता है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ऑफलाइन में किसी के डाउट?